जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि बाओपिंग और उसके साथियों को सुई डायनेस्टी में बेवजह तंग किया जा रहा और इसका बस एक ही रीजन था, जो है इनकी डायली डायनेस्टी और सुई डायनेस्टी की आपस में बिल्कुल भी नहीं जमती। तो यूलू ने सीधे जाकर सुई डायनेस्टी के ऑफिशियल चांगिंग की काफी बुरी तरह से धुलाई कर दी, मगर तभी मास्टर साइजिंग ने वहाँ आकर यूलू को बुरी तरह से घायल कर दिया। सो ये सारे मसले हल करने के लिए हमारा करामती जैंग वहाँ पर पहुँच चुका था। उसने आते साथ ही मास्टर साइजिंग के साथ फाइट की। ये फाइट कम और जलीलियत ज्यादा थी। जैंग ने उसे तरह तरह की बातें सुनाकर ह्यूमिलेट किया और अभी दोनों अपनी फाइनल मूव को एक्टिवेट करके एक दूसरे को खत्म करने की फिराक में थे। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें स्मॉल टाउन का सीन दिखाया गया, जहाँ पर मास्टर जी शंग लिनहुआ के फादर लियांग से मिलने आए थे। दरअसल मास्टर लियांग ने हाल ही में एक बंदी की पिटाई की थी और इसी सिलसिले में मास्टर जी शंग उनसे मिलने आए हैं। लियांग बताते हैं कि उस बंदी ने मेरी बीवी को काफी बुरी तरह से जलील किया, उस पर हाथ उठाया और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस पर जी शंग कहते हैं कि वो लोग तो अपने एंसेस्टर की भी रिस्पेक्ट नहीं करते, उन्होंने अपने ही एंसेस्टर हॉल को बुरी तरह से डिमोलिश किया, इसलिए मैं तुम सवाल उठाने नहीं आया, बल्कि मैं तो बस तुम्हारे साथ ड्रिंक करना चाहता हूँ। और हाँ, तुमने उस बंदी के साथ जो कुछ भी किया वो पूरी तरह से सही था। वेल यहाँ पर लियांग हेजिटेट होते हुए कहने लगे कि मेरे पास तो अच्छी वाइन भी नहीं जिसे मैं आपके लिए ऑफर कर सकूं। जिस पर जीशंग कह रहे थे कि अरे तुम फिक्र मत करो, जवानी के दिनों में तो मैंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग शराब पी थी, तो मुझे ऐसी स्ट्रॉन्ग शराब पीने की आदत है। जिसके बाद उन दोनों ने चीयर्स किया। और अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आकर हम सुई डायनेस्टी के एम्परर को देख पाते हैं। वो सुई अकेडमी के एल्डर से पूछने लगे कि बताइए क्या आप मेरे पास कोई खबर लेकर आए हो। तो बंदा कहने लगा कि अकेडमी के मास्टर खुद ही आपसे मिलकर सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। जिस पर एम्परर कहते हैं कि चांगिंग हमारे कोर्ट का मेंबर था और उसे बुरी तरह से मारा गया, लेकिन फिर भी मास्टर शाओडोंग चाहते हैं कि मैं खुद वहां जाकर उनके सामने माफी मांगू। और उतने में वहां पर काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी, जो देखते साथ ही एम्परर का सर्वेंट मास्टर गुई वहां पर पहुंच चुका था। साथ ही वहां पर एक धमाके के साथ आवाज गूंजने लगी कि बताओ सुई डायनेस्टी का एम्परर कहाँ पर है। अब उसके ऑरा को देखते साथ ही एम्परर एल्डर गुई से पूछने लगे कि बताइए ये बंदा कितना ज्यादा पावरफुल है, मैं इसके लेवल को जानना चाहता हूँ। तो एल्डर गुई कहने लगा कि ये बंदा 9वीं रेल्म का कल्टीवेटर है, यानी कि ये एक पावर हाउस होगा। इससे निपटने के लिए मुझे हमारी कैपिटल की ड्रैगन ऑरा की भी जरूरत पड़ेगी। तो एम्परर ने एल्डर गुई को तुरंत ही परमिशन दे दी और अब एल्डर गुई लियांग से मिलने के लिए पहुँच गया। वो कह रहा था कि जब स्मॉल टाउन में हमारी मुलाकात हुई थी तब तो मुझे लगा ही नहीं कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल होंगे। खैर अगर तुम हमारी सुई डायनेस्टी के एम्परर से मिलना चाहते हो तो तुम्हें मेरे हाथों 3 पंचेस खाने होंगे। अगर इन 3 पंचेस में भी तुम मेरे सामने खड़े रहे तो समझ जाओ तुम ये मुकाबला जीत गए और फिर तुम हमारे एम्परर से मिल सकते हो। जिस पर लियांग कह रहे थे कि 3 पंचेस में तो मेरा कुछ भी नहीं होने वाला, क्यों ना तुम 2 पंचेस मेरी तरफ से गिफ्ट ले लो, तुम मुझ पर 5 पंचेस हिट कर सकते हो। और अगर उसके बावजूद भी मैं अपनी जगह पर बरकरार रहा तो फिर तुम्हें भी मेरे हाथों के पंचेस खाने पड़ेंगे। जिसके लिए एल्डर गुई भी तुरंत ही राजी हो गया। वो सीधी जाकर एल्डर लियांग पर एक जोरदार पंच हिट कर देता है। उस पंच में इतनी पावर थी कि वहाँ की फ्लोर भी टूटकर बिखरने लगी, मगर लियांग पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एल्डर गुई ने पीछे हटते हुए वहाँ की फ्लोर को डिस्ट्रॉय करके लियांग पर पत्थरों से अटैक किए, मगर फिर भी ये बंदा तो अपनी जगह पर कायम था। उन पर तो पत्थरों की बारिश हो गई, लेकिन बंदा अपनी जगह से नहीं हिलता, जो देखते साथ ही एल्डर गुई ने अपनी पावरफुल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उन पर जोरदार हमला कर दिया। इस हमले के बाद लियांग का तो पता नहीं, लेकिन सुई डायनेस्टी की आर्मी बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। इतना ही नहीं, एल्डर गुई के हाथ में भी दर्द होने लगा। लियांग उससे कहते हैं कि तेरा एक पंच अभी भी बाकी है, तो जल्दी से आकर उसे भी डिलीवर कर दे, क्योंकि उसके बाद अटैक करने की बारी मेरी होगी। जो सुनते साथ ही एल्डर गुई ने सभी सिपाहियों को हुक्म दिया कि जल्दी से जाकर मेन गेट को डिफेंड करो, आज तुम्हारा एल्डर इस बंदे के साथ थोड़ा सा मजा करेगा। जो सुनते साथ ही वो सारे सिपाही टूटी फूटी हालत में वहाँ से रवाना हो गए और इस बार एल्डर गुई ने सीधे जाकर लियांग पर अपनी जोरदार लात हिट कर दी, मगर लियांग तो उनके पाँव को ही मरोड़ देता है। अब ये देखकर एल्डर गुई का ईगो हर्ट हो चुका था, इसलिए वो काउंटिंग भूलकर सीधे लियांग पर कई सारे मुसलसल हमले करने लगा। तो मास्टर लियांग ने भी उस पर काउंटर स्ट्राइक हिट करना शुरू कर दी। ये दोनों एक दूसरे पर पागलों जैसे अटैक कर रहे थे। इनकी मूव इतनी तेज रफ्तार से थी कि हवा भी इनके सामने शर्मा जाए। वेल यहाँ पर गुई के साथ फाइट करते हुए लियांग कहने लगे
क्योंकि मैंने डाली डायनेस्टी के सेकंड प्रिंस जैंग का भी मुकाबला किया था, और सच बताओ तो तुम प्रिंस जैंग के नाखून बराबर भी पावरफुल नहीं। इतना कहते साथ ही वो एल्डर गुई को एक ड्रैगन पिलर पर पटक देते हैं, मगर गुई समय रहते साइड में हट चुका था और तब तक एल्डर लियांग ने उस पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया, जिससे एल्डर गुई बुरी तरह से घायल होकर पीछे हट जाता है। लेकिन इस बार तो ड्रैगन पिलर लेकर सीधे लियांग पर कूद चुका था, तो लियांग ने यहाँ पर ड्रैगन पिलर पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया, जिससे वो पत्थर का बना हुआ पिलर अपने आप शटर हो जाता है। इतना ही नहीं, वही सेम पंच गुई के मुंह पर भी छप चुका था, जिससे तो बंदा न जाने कितनी ही सारी दीवारें तोड़ते हुए पीछे की तरफ घसीटा गया। अरे अब लियांग एम्परर से कहने लगा कि मैंने तेरे मास्टर की तो वाट लगा दी, अगर तुझे लगता है कि मैं अभी भी तुझसे मिलने के लिए क्वालिफाई नहीं हूँ तो अपने दूसरे मास्टर्स को भी भेज सकता है। मैं उन सब की पिटाई लगाऊंगा और फिर उसके बाद तेरे साथ मुलाकात होगी। लेकिन सुई डायनेस्टी के एम्परर को पता था कि एल्डर गुई इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला, और होता भी बिल्कुल वैसे ही। एल्डर गुई ने अपनी आर्मी की पावर्स को इकट्ठा करते हुए वहाँ पर एक ड्रैगन फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया। न जाने कितने ही सारे गोल्डन ड्रैगन्स ने लियांग पर अटैक करना शुरू कर दिए थे, और अब उन ड्रैगन्स ने सीधे जाकर स्टोन पिलर में एंटर कर लिया, जिसके एक्टिवेट होते साथ ही वहाँ पर कई सारे डेटी फॉर्म अपीयर हो गए। वेल इसे ही कहा जाता है द ग्रेट ड्रैगन फॉर्मेशन। उन सभी डेटीज ने अपनी पावर्स को कंबाइन करते हुए वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग शील्ड फॉर्म कर ली थी। वेल इधर ही सब चल रहा था और इस फॉर्मेशन का असर सीधे जैंग पर हुआ। वो साइजिंग पर हमला करने की फिराक में था, लेकिन अचानक से ही घायल होकर नीचे आ जाता है। खैर जैंग ने तो ठान लिया था कि वो इस बंदे को सबक जरूर सिखाएगा, और साथ ही यहाँ पर जैंग को पता चला कि ड्रैगन फॉर्मेशन एक्टिवेट होने की वजह से उसकी गोल्डन कोर रेल्म वाली पावर अब सप्रेस हो गई। वो सीधे 8वीं रेल्म पर पहुंच चुका था, यानी कि उसकी 2 रेल्म की पावर कम हो गई। साथ ही उसे पता चला कि जरूर से लियांग की पावर्स को सप्रेस करने के लिए ही इस ड्रैगन फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया गया। जिसके बाद वो दोबारा से अपने उसी फनी अंदाज में साइजिंग से कहने लगा कि तुम्हारे इस दादाजी के पास काफी सारे ट्रेजर्स हैं, इसलिए तुम खुद को काफी अच्छे से प्रोटेक्ट करना, वरना बेवजह मारे जाओगे। और अब यहाँ पर जैंग ने अपनी शतरंज वाले फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया, जिसका हर एक पीस साइजिंग को कूटने के लिए उसकी तरफ रवाना हो जाता है। इधर लियांग ने देखा कि सारे डेटीज मिलकर उसे सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। सीनियर लियांग की भी पावर से एक राउंड से कम हो गई थी, अब वो 8वीं लेवल पर पहुंच चुके हैं। मगर एल्डर गुई पर इस फॉर्मेशन का कोई असर नहीं हो रहा था, और ना ही उसकी पावर सप्रेस हुई, क्योंकि यहाँ पर उसने 9 गॉड मेथड का यूज किया था, जो कि एक मिलिट्री की स्ट्रेटेजी होकर कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने के लिए यूज की जाती थी। और अब यहाँ पर एल्डर गुई अपने ड्रैगन की पावर्स का शो ऑफ करते हुए कहने लगा कि भले ही हमारी सुई डायनेस्टी डाली डायनेस्टी जितनी पावरफुल नहीं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुंह उठाकर हमारे एम्परर से मिलने चले आओगे। तुम हमारे यहाँ आकर बदतमीजी नहीं दिखा सकते। और उतने में लियांग की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लक्चुएशन रिलीज हो गया, उसकी पावर भी काफी हद तक बढ़ चुकी थी। और अब यहाँ पर उसने लियांग पर एक जोरदार हमला कर दिया, जिससे वहाँ का सारा फ्लोर ही उखड़ गया था। वो लियांग से कहता है कि हम सुई डायनेस्टी के लोग हमारी इज्जत की काफी ज्यादा फिक्र करते हैं, रेपुटेशन से ज्यादा बढ़कर हमारे लिए कोई चीज नहीं। जिस पर लियांग कहते हैं कि मेरे साथ डील करने के लिए तुम्हें अपनी पावर्स को बढ़ाना पड़ा, साथ ही मेरी कल्टीवेशन रेल्म को भी सप्रेस किया गया, इसलिए तुम रेपुटेशन की बातें ना करो तो बेहतर होगा। जो सुनते साथ ही एल्डर गुई ने बड़े गुस्से में आकर लियांग पर पंचेस हिट करना शुरू कर दिए। यहाँ पर उसकी पावर बढ़ चुकी थी। वो लियांग की पिटाई करते हुए कहने लगा कि अगर तुझे हमारे एम्परर से मिलना है तो पहले इस फॉर्मेशन को ब्रेक करके दिखा। मुझे पता है कि तेरी इतनी औकात नहीं, इसलिए अब जल्दी से मेरे सामने अपना सिर झुकाकर रिस्पेक्ट पेश कर। जो सुनते साथ ही लियांग ने गुस्से में आकर उस पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया, मगर गुई तो अपने गोल्डन ड्रैगन के साथ दोबारा से वापस आ चुका था। वो लियांग पर अटैक करते हुए कहने लगा कि तू 9वीं रेल्म का मामूली सा कल्टीवेटर है, लेकिन फिर भी तेरी इतनी मजाल कि तू हमारी सुई डायनेस्टी में आकर केओस मचाए। ये तेरे बाप का घर नहीं बल्कि हमारा एम्पायर है। वेल इस मोमेंट में गुई ने लियांग पर अपना पूरा डोमिनेंस साबित कर दिया था, और इसी मोमेंट पर उन्हें अपने बच्चे की याद आने लगी। लिनहुआ काफी ज्यादा मासूम है और वो कभी किसी को बुली नहीं करता, लेकिन सुई डायनेस्टी में आने के बाद उसे काफी ज्यादा तंग किया गया था, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वो बच्चा डाली डायनेस्टी से बिलोंग करता है। और इसी वजह से लियांग ने अपनी सारी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए गुई के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। गुई उससे
कहने लगा कि तुम में जरा सी तो अकल होनी चाहिए। तुम्हें पता है कि तुम शेर की गुफा में घुस चुके हो। तुम्हारे जैसे दूसरे कैपिटल के लोगों ने यहाँ आने के बाद अपना सिर झुकाकर बात करनी चाहिए, लेकिन तुम हो कि यहाँ पर अपनी दादागिरी चला रहे। तो लियांग उससे कहते हैं कि मेरा बेटा लिनहुआ काफी ज्यादा सेंसिबल है, वो कभी किसी के साथ बेवजह लड़ाई झगड़े नहीं करता, मगर फिर भी यहाँ आने के बाद उसे हर रोज तंग किया गया। ये सोच कर कि उसके पीछे किसी का सपोर्ट नहीं, शायद ये मेरी ही हार होगी जो मेरे होते हुए मेरे बेटे को इस तरह से बुली किया गया। ये बात सुई डायनेस्टी का एम्परर भी जानता था, लेकिन फिर भी उसने किसी पर कोई एक्शन नहीं लिया। सो अगर आज तेरा ये एम्परर मुझसे मिलने नहीं आया तो मैं तेरी सुई डायनेस्टी को क्रश कर दूंगा। यहाँ पर एल्डर गुई सीधे उस पर एक पंच हिट करने रवाना हो गया, लेकिन उसने देखा कि लियांग की पावर तो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और ड्रैगन फॉर्मेशन के होते हुए ये पॉसिबल नहीं था। और तभी लियांग अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए गुई को काफी पीछे ढकेल देता है। वो कह रहा था कि मैं एम्परर के सामने जस्टिस की मांग करने आया हूँ, जिस पर एल्डर गुई कह रहा था कि सुई डायनेस्टी की अपनी एक शान है, तुम्हारे जैसे मामूली लोग हमारे एम्परर से मिल नहीं सकते। मगर कोई नहीं, आज तुम्हें पता चलेगा कि सुई डायनेस्टी की इंपीरियल डिग्निटी दिखती कैसे है। हमारी सुई डायनेस्टी का थंडर तुम पर कहर बन के बरसने वाला है। और इसी दरमियान उन सभी डेटीज ने मिलकर लियांग पर अपना हेवनली प्रेशर रिलीज करना शुरू कर दिया ताकि ये बंदा पूरी तरह से सप्रेस हो जाए। वही दूसरी तरफ एम्परर को पता चल गया था कि सुई एकेडमी के मास्टर उनसे मिलने पहुंच चुके हैं। वही दूसरी तरफ लियांग कह रहा था कि शायद एम्परर के पास कोई जवाब नहीं, इसलिए तो वो मुझसे मिलना नहीं चाहता। तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि एम्परर की आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जो कि वो यहाँ की नोबल फैमिलीज पर कोई एक्शन नहीं लेता। वेल यहाँ पर लियांग अपना पूरा दम लगाते हुए स्टेप बाय स्टेप उस फॉर्मेशन के टॉप की तरफ आगे बढ़ने लगे। उसे पता था कि इस फॉर्मेशन को ब्रेक करने के बाद ही उसे एम्परर से मिलने का मौका मिलेगा। इन पलों में उसे सेंट जीशांग की कई बातें याद आने लगती है। सेंट जीशांग ने लियांग को बताया था कि तुम्हें देखकर मुझे मेरे एक भाई की याद आती है, वो भी तुम्हारी जैसा ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन जब वो अपनी तलवार म्यान से बाहर निकालता तब वो स्ट्रॉन्गर बनता। जिस पर लियांग कहते कि अफसोस की बात है कि मेरे पास कोई तलवार नहीं। तो मास्टर जीशांग कहते कि अगर तुम्हारे पास तलवार नहीं तो तुम अपने मुक्कों का इस्तेमाल कर सकते हो, तुम्हारे पंचेस भी किसी तलवार से कम नहीं होंगे। सब इन्हीं सारी बातों को याद करते हुए एल्डर लियांग सीधे उस फॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़ने लगे। वो गुई से कह रहे थे कि मैं 9वीं राल्म का कल्टीवेटर हूँ, लेकिन फिर भी तुमने मेरे सामने कोई रिस्पेक्ट पेश नहीं की, इसलिए अब मैं इस 9वीं राल्म को भी ब्रेक करूंगा। और अब यहाँ पर सीनियर लियांग काफी तेजी के साथ आगे बढ़ने लगे और सरप्राइजिंगली वो 9वीं लेवल के पिक पर पहुंच चुके थे, यानी कि उन्होंने यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया था। और अब वो सीधे उन डेटीज के पास चले जाते हैं। वो उनसे कह रहे थे कि जल्दी से मेरे रास्ते से हट जाओ, और फिर उन्होंने उस फॉर्मेशन पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया। ये मुक्का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उस फॉर्मेशन की धज्जियां उड़ गई। इतना ही नहीं, उनकी इतनी जबरदस्त एनर्जी रिलीज हो रही थी कि उसकी चपेट में आकर वो सारे डेटीज भी शैटर हो गए। दरअसल ये जीत एक कल्टीवेटर की नहीं थी, बल्कि एक फादर की थी, जो कि अपने बेटे की खातिर किसी भी हद तक जा सकता है। वेल यहाँ पर हम लियांग के मास्टर को भी देख पाते हैं, जो कि स्मॉल टाउन के एल्डर यांग हैं। वो भी स्मॉल टाउन में बैठकर ये सब देख रहे थे और उन्हें आज अपने डिसाइपल पर प्राउड फील हुआ। यहाँ पर एल्डर लियांग खुश होते हुए कहने लगे कि शायद सेंट जीशांग को पहले से ही पता था कि जब मैं अपने मुक्कों का यूज करूंगा तभी मेरे ब्रेक थ्रू के चांसेस हैं, और इसी वजह से तो उन्होंने मुझे बताया था कि एक वॉरियर को अपनी काबिलियत डिफाइन करने के लिए तलवार की जरूरत नहीं होती, इसके लिए तो बस उसका एक मुक्का ही काफी है। इतना ही नहीं, सीनियर लियांग तो 9वीं राल्म के पिक से सीधे 10वीं लेवल पर पहुंच चुके थे। वो कहते वाओ, 10वीं लेवल पर जाने के बाद मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा। इतनी खुशी तो मुझे लिनहुआ के प्लेट से चिकन का लेग पीस चुराने में भी नहीं मिलती थी जितनी की आज मिली है। साथ ही सेंट जीशांग ने उनसे कहा था कि मैं तुम्हारे बेटे लिनहुआ को सबसे ज्यादा पावरफुल तो नहीं बना सकता, लेकिन मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो एक अच्छा इंसान बनेगा। आगे चलकर वो होगा एक जेंटलमैन। उसका कैरेक्टर उसके बाप से 1% से भी कम नहीं होगा। जो सुनते साथ ही सीनियर लियांग ने उनका शुक्रिया अदा किया, और यही सारी बातें सोचकर सीनियर लियांग कहने लगे कि सेंट जीशांग, एक दिन जरूर से हमारी मुलाकात होगी और उस दिन हम बढ़िया सी वाइन पियेंगे। और उसी वक्त एल्डर गुई एक बार फिर से उस पर पंच हिट करने पहुंच चुका था, लेकिन इस बार लियांग ने उसका हाथ मरोड़ते हुए उस पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया। ये पंच इतना ज्यादा जबरदस्त था कि वहाँ पर पूरी तरह से तबाही मच गई। वहीं दूसरी तरफ ज़ैंग भी समझ गया कि लियांग अब एम्परर से मिलने वाला है, इसलिए वो भी साइजिंग से कहने लगा कि अब तुम्हारे साथ फाइट करके इस एंसेस्टर को बोर हो रहा, तो क्यों ना किसी और दिन तुम्हारी धुलाई की जाए। और इतना कहते साथ ही ज़ैंग वहाँ से रवाना हो गया। वहीं दूसरी तरफ लियांग से मिलने के लिए सुई एकेडमी के मास्टर पहुंच चुके थे। उससे कहते ग्रैंड मास्टर
मास्टर, मैं यहाँ पर आपके बेटे लिनहुआ के बारे में बात करने आया हूँ, तो क्यों ना आप मेरे साथ सुई डायनेस्टी के एम्परर से मिलने चले। और अब हमें सीधे सुई डायनेस्टी के एम्परर दिखाए जाते हैं। लियांग उनसे कहते हैं कि आपके चमचे ने मुझे रोकने की काफी ज्यादा कोशिश की, लेकिन मैंने तो उसकी बैंड बजा दी। मैं इतना तो जानता हूँ कि सुई डायनेस्टी का फाउंडेशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर सभी लोग एल्डर गुई जैसे निकम्मे निकले तो फिर यहाँ पर मेरे बेटे को पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता। ऊपर से मेरे बेटे को नोबल फैमिलीज के बच्चों ने काफी ज्यादा तंग किया, उसकी बुरी तरह से पिटाई की, जिस पर एम्परर कहते हैं कि अगर आप चाहो तो मैं सारी नोबल फैमिलीज को एकेडमी में इनवाइट करता हूँ और फिर वो सभी लोग लिनहुआ के सामने अपना सिर झुकाकर माफी मांगेंगे। जिस पर लियांग कहते हैं कि लिनहुआ पर छोटे बच्चों ने अटैक किया था, ना कि उनके माँ बाप ने, इसलिए नोबल फैमिलीज को वहाँ पर बुलाने का कोई मतलब नहीं बनता। जो सुनते साथ ही एम्परर कहने लगा कि आप तो काफी ज्यादा समझदार हो, मेरे ख्याल से मैंने आपसे पहले ही मिल लेना चाहिए था। बेचारे एल्डर गुई ने बेवजह मार खाई। आपकी जैसे पावरफुल मास्टर्स रहमदिल भी हो, ये कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा रेयर मिलता। तो सीनियर लियांग कहते कि ना, मैं कोई मास्टर नहीं, मैं तो बस एक मामूली सा कल्टीवेटर हूँ। अगर मास्टर बोलना है तो सीनियर शाओदांग को बोलिए, जो कि सुई एकेडमी में टीचिंग का काम करते हैं। और अब हमें एम्परर और शाओदांग के दरमियान का एक सीक्रेट डिस्कशन दिखाया गया। एम्परर उनसे पूछते हैं कि बताएं मैं इस मसले को हल कैसे करूं। शाओदांग उनसे कहते हैं कि आप एक काम करो, नोबल फैमिली के सभी सीनियर्स को पैलेस में इनवाइट करो और उन सभी को लियांग के सामने माफी मांगने का हुक्म दीजिए। जिस पर एम्परर गुस्से में कहने लगे कि शायद आप यही चाहते थे कि एक दिन मैं सारी नोबल फैमिलीज के सामने खुद को जलील कर लूं। तो मास्टर शाओदांग कहते हैं कि सच बताओ तो मुझे पता ही नहीं था कि लिनहुआ का फादर इतना ज्यादा पावरफुल होगा। अगर ये बात मुझे पता होती तो शायद मैं पैलेस में पहले ही आकर इस केओस को होने से ही रोक लेता। जहाँ तक मैं जानता हूँ लियांग एक राइचियस बंदा है और एक राइचियस बंदे ने अपनी हर एक एक्शन पर नजर रखनी चाहिए। अगर वो कुछ गलत करे तो उसने खुद की गलतियों को भी केयरफुली ऑब्जर्व करना चाहिए। वेल मास्टर जब इस सारी टीचिंग की बातें बता रहे थे कि तभी उतने में वहाँ पर गोल्डन स्पेल रिलीज होने लगे। वो एम्परर से कहते हैं कि मेरी एकेडमी में जो भी बच्चा आएगा वो हमेशा राइचियसनेस को ही फॉलो करेगा। हमारे स्कॉलर्स कभी झूठ नहीं बोलेंगे, वो एक ऐसी पाथ पर चलेंगे जहाँ पर उनका माइंड नर्चर हो और इसी तरह से आगे चलकर वो बनेंगे यंग जनरेशन के पावरफुल कल्टीवेटर्स। चाहे वो सुई डायनेस्टी हो या डायली डायनेस्टी हो, मेरा काम है टीचिंग करना और मैं उसे पूरे दिल से करूंगा। जो सुनते साथ ही एम्परर ने उनके सामने सिर झुका दिया। और अब अगली सीन में हम देखते हैं कि नोबल फैमिली के सारे बच्चे लिनहुआ के सामने सिर पटक पटक कर माफी मांग रहे, साथ ही साथ उनके लिए ढेर सारे तोहफे भी लाए गए थे। इतना ही नहीं, चांगिंग लिनहुआ के सारे क्ले फिगर्स लेकर आया था। तो लिनहुआ फटाफट से उस बॉक्स को लेते हुए इन बच्चों से कहने लगा कि आइंदा से कभी कोई मुझे बुली नहीं करेगा। और इतना कहते साथ ही लिनहुआ वहाँ से भाग निकला। इधर चांगिंग उन बच्चों से कहने लगा कि तुम अभी भी अपना सिर ऊपर नहीं उठाओगे। लिनहुआ यहाँ पर है या नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता, चुपचाप से माफी मांगते रहो। वही दूसरी तरफ लिनहुआ काफी ज्यादा मायूस था। वो कहता है कि घर पर मेरे पेरेंट्स मुझे प्रोटेक्ट करते थे और शायद आज ही सभी लोग चेनपिंग की वजह से मेरे सामने माफी मांग रहे। पता नहीं मैं इतना कमजोर क्यों हूँ जो हमेशा लोग मुझे बुली करते। इस बार तो मेरी वजह से मेरे सारे दोस्त भी पीटे गए, इस बात का हमेशा मुझे अफसोस रहेगा। और अब सीन शिफ्ट होकर हम साइजिंग को देख पाते जो कि जैंग के हाथों मार खाने के बाद घर आकर खाना खा रहा था। और उतने में सीनियर लियांग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। साइजिंग कहता है कि पता नहीं यहाँ पर हो क्या रहा, एक और पागल मेरे हाथों पीटने के लिए चला आया है। मगर हैरत की बात तो ये थी कि साइजिंग अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था क्योंकि सीनियर लियांग ने उस पर हेवी प्रेशर रिलीज करना शुरू कर दिया है। और अब वो साइजिंग के मुंह के पास अपना पंच ले जाते हुए पूछने लगे कि क्या तू ही साइजिंग है। मगर वो अपना पंच डिलीवर कर पाई इससे पहले ही साइजिंग डर के मारे कहने लगा कि ना मेरा नाम साइजिंग तो बिल्कुल नहीं। तो अब उसकी झूठ बोलने की वजह से सीनियर लियांग ने उस पर और भी कड़क मुक्का मार दिया। वेल इस एक ही मुक्के में साइजिंग के घर की ऐसी की तैसी हो गई थी। अगर ये पहले ही सच बता देता तो शायद इतनी जोर से मार नहीं पड़ती। अब अपना एक मुक्का डिलीवर करने के बाद सीनियर लियांग वहाँ से जाने लगे, मगर तभी साइजिंग ने उनके सामने एक डायलॉग मारा। वो कह रहा था कि अगर दम है तो दोबारा मेरा मुकाबला कर। जो सुनते साथ ही लियांग ने बस गुस्से में आकर अपनी पावर्स को रिलीज किया और यही देखकर साइजिंग के सुर ताल बदल गए। वो कह रहा था ना मैं तुम्हें वापस आने के लिए नहीं बोल रहा,
दरअसल मैं तो उस व्हाइट कपड़ों वाले बच्चे की बात कर रहा हूँ जिसने बेवजह मेरे साथ लड़ाई की थी। प्लीज आप यहाँ से तशरीफ ले जाए, मैं आपके बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहा। सो इस तरह से साइजिंग का घमंड भी अब चकनाचूर हो चुका है। और अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि लिनहुआ के पेरेंट्स उससे मिलने पहुंच चुके। उनके वहाँ आते साथ ही लिनहुआ तो काफी जोर जोर से रोने लगा। वो कई दिनों से अपनी फैमिली को मिस कर रहा था, तो उनके इस सरप्राइज विजिट से लिनहुआ काफी ज्यादा खुश हो गया। वेल यहाँ पर हमें लिनहुआ की सिस्टर दिखाई गई जो कि लिनशुआ को काफी ज्यादा पसंद है। मगर जैसे उस बंदी पर जैंग की नजर पड़ी वो उसे देखकर चाटे मारने का इशारा करने लगी। तो जैंग कहता है पता नहीं इन हसीनाओं की क्या प्रॉब्लम है, मेरा चेहरा देखते साथ ही इन्हें चाटे मारने का मन करता। वहीं दूसरी तरफ लिनहुआ अपने पेरेंट्स को सारी चीजें दिखाने लगा। वो बताता है कि इसमें से कुछ ट्रेजर चेनपिंग के हैं और कुछ माउंटेन गॉड ने दिए थे। सच बताओ तो मुझे चेनपिंग बहुत ज्यादा अच्छा लगता, उसी की वजह से हमें बहुत ही एक्सपेंसिव होटल में स्टे करने का भी मौका मिला। जो सुनते साथ ही लिनहुआ की मदर उससे पूछने लगी कि क्या ये चेनपिंग काफी ज्यादा पैसे वाला है, जिस पर लिनहुआ कह रहा था मदर आप तो हमेशा पैसों के ही पीछे रहती। दरअसल इस दुनिया में पैसों से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कैरेक्टर। अब मेरे फादर को ही देखो कितने ज्यादा गरीब हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा आपको बर्दाश्त किया। सच बताओ तो आपने उनकी इज्जत करना शुरू कर देनी चाहिए, वरना बेवजह वो मेरे लिए कोई नई माँ लेके आएंगे। सो इस तरह से लिनहुआ अपने फैमिली के साथ काफी अच्छे से क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा था। जब उसकी मदर और सिस्टर शॉपिंग करने गई तब लिनहुआ ने अपने फादर के सामने वाइन पेश की। वो कह रहा था कि ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, मैंने इसे आपके लिए ही संभाल के रखा था। जो सुनते साथ ही लियांग को काफी ज्यादा हंसी आने लगी। लिनहुआ उन्हें बताता है कि मैंने चेनपिंग के साथ एक लंबा सफर तय किया। रास्ते में हमारे साथ कई सारे इंसिडेंट हुए जिनसे मुझे पता चला कि दुनिया इवल लोगों से भरी पड़ी है। और तभी जाकर मुझे रियलाइज हुआ कि आप कितने ज्यादा अच्छे इंसान हो, आपने हमेशा अपनी फैमिली का ध्यान रखा। पहले तो मुझे लगता था कि आप हमारी बिल्कुल फिक्र नहीं करते, इसलिए तो मैंने माँ के लिए दूसरा रिश्ता ढूंढना भी शुरू किया था। वेल उसकी बातें सुनकर सीनियर लियांग को काफी ज्यादा हंसी आ रही थी। वो लिनहुआ से कहते हैं कि चलो ये जाम पीकर मुझे खुश कर दो। तो लिनहुआ ने फटाफट से उस वाइन को गटक लिया। लिनहुआ उनसे कह रहा था कि मैं चाहता हूँ आप 2-4 दिनों के लिए यहीं पर रुक जाएं। सो ये डायनेस्टी काफी ज्यादा खूबसूरत है, भले आपके पास शॉपिंग के लिए पैसे नहीं होंगे लेकिन सिटी को एक्सप्लोर करना पूरी तरह से फ्री है। और अब यहाँ पर लिनहुआ को वाइन का नशा होने लगा। वो कहता है कि जब मैं बड़ा होऊंगा तब आपके लिए सारी चीजें खरीद लूंगा, मैं कुछ ऐसा कर दिखाऊंगा जिससे आपको मुझ पर प्राउड हो। वेल यहाँ पर लियांग इमोशनल होते हुए कहने लगे कि मेरा बेटा मेरी काफी ज्यादा फिक्र करता है, इतनी खुशी तो मुझे 10वीं realm पर पहुँचने के बाद भी नहीं हुई थी। और अब यहाँ पर लियांग उससे कहने लगे कि मैं काफी लंबे अरसे से तुम्हारे नेचुरल टैलेंट और पोटेंशियल को सप्रेस कर रहा था, लेकिन मेरे ख्याल से अब तुम्हारी पावर्स को हाइड करने की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। इतने दिनों तक मुझे लगा था कि तुम्हें सेफ रखने के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन आज मैंने अपना इरादा बदल दिया। और इतना कहते साथ ही लियांग ने अपनी पार्ट्स का इस्तेमाल करते हुए लिनहुआ की मेरिडियंस को ओपन कर लिया, जिसके चलते वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन हो गया। कई स्मॉल टाउन के हर एक बंदे के पास कोई न कोई एबिलिटी जरूर होती, और आज लिनहुआ की एबिलिटी भी अनलॉक हो गई थी। वेल इस नजारे को जैंग ने भी देख लिया था। वो कहता है कि शायद लिनहुआ की किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी निकली, उसे तो बिना कुछ करे ही आसमान से फॉर्चून हासिल हो गया। और फिर उसने गुस्से में आकर शिव पर एक बुक फेंक के मारी। वो उससे कह रहा था कि तुम एक नंबर की लूजर हो जो अपनी अपॉर्चुनिटी को क्लेम नहीं कर रही, अगर हमेशा ऐसी ही रहोगी तो फिर तुम्हारा कुछ भी नहीं होने वाला, तुमने उस यूलू से सीखना चाहिए। उसने तो ब्रेक थ्रू करने के खातिर साइजिंग का मुकाबला किया जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था। इनफैक्ट उस बंदे ने तो एक तीर में 2 निशाने मारे। उसने साइजिंग पर हमला करके चेनपिंग पर एक एहसान किया। चेनपिंग को तो यही लगेगा कि यूलू ने इन बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए साइजिंग के साथ मुकाबला किया था, और हो सकता है कि आगे चलकर वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बने। और वैसे भी मैंने सबको बता दिया है कि तुम मेरे डिसाइपल हो, इसलिए अब तुम्हारी मदद करने में मुझे कोई हर्ज नहीं। और इतना कहते साथ ही जैंग ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए यूलू पर लगे हुए ड्रैगन नेल को हटा दिया, यानी कि अब इस बंदी की ड्रैगन पावर अनलॉक हो चुकी थी। तो फटाफट से जैंग का शुक्रिया अदा करती है, लेकिन जैंग ने बदले में उसे एक जोरदार लात जड़ दी। वो शियू से कह रहा था कि अब तुम्हारे पास जो कुछ भी है उस पर मेरा अधिकार होगा। तो शियू कंफ्यूज होकर उस कमरे से बाहर आ गई। उसे लग रहा था कि शायद जैंग उस पर बुरी नजर डाल रहा, और उसका ये थॉट जैंग ने भी सुन लिया था। वो तो काफी जोर जोर से हंसने लगा। वो कह रहा था कि मैं जानता हूँ तुम मेरे मास्टर चेनपिंग की बीवी बनना चाहती हो, लेकिन ऐसा तो होने से रहा। तो शियू भी शर्म के मारे वहाँ से भाग जाती है। इधर जैंग कह रहा था कि मैंने तुम्हारे बाइंडिंग ड्रैगन नेल को तो हटा दिया, अब देखते ही तुम कितने आगे जा पाओगी। और उतने में एक बुक सीधे आकर
आकर जैंग के चेहरे पर पटक गई। उस बुक से काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी और साथ ही वहाँ पर जैंग को कुछ विजन्स नजर आते हैं। दरअसल वहाँ की हर एक चोटी पर एक मास्टर था। वेल सभी लोग टाओइज्म के सेंट थे और उतने में उसे चेनपिंग की भी झलक नजर आई। जैंग तो चेनपिंग को वहाँ देखते साथ ही सीधा घुटनों पर आ गया, क्योंकि उसे समझ आ चुका है कि उसका मास्टर ऊंचाइयों को छूने वाला है। तो जैंग उसके सामने अपना सिर झुकाते हुए कहने लगा कि इस डिसाइपल की रिस्पेक्ट को एक्सेप्ट कीजिए। और अब सीन शिफ्ट होकर हम चेनपिंग को देख पाते हैं, जो कि अपनी पंचिंग की प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ रहा था। वहीं पर शाओटोंग अभी भी उसे इम्प्रेस करने में लगा हुआ है। उसने फटाफट से अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करते हुए चेनपिंग के सामने एक लड़की दिखाई। वो कह रहा था कि अगर आप मुझे एक गोल्डस्टोन गिफ्ट दे दो तो ये लड़की सीधे आपके बिस्तर पर आएगी। बेचारी चेनपिंग को समझ नहीं आ रहा था कि इस पाइथन में इतनी थरक कहाँ से आ गई। और उतने में ये लोग देखते हैं कि वहाँ पर स्नोफॉल होना शुरू हो गई। तो ये लोग स्नोफॉल से बचने के लिए केव में ठहर जाते हैं। और तभी वहाँ पर एक मास्टर अपनी सर्वेंट के साथ पहुँच गया। पाइथन चेनपिंग को बताने लगी कि इस बंदी की बॉडी से मुझे काफी स्ट्रॉन्ग डिमोनिक ऑरा महसूस हो रही है। वेल इस मास्टर का नाम था बाइजे और उसकी सर्वेंट है किंगयून। बाइजे चेनपिंग से कह रहा था कि हम इस बर्फ में आगे ट्रैवल नहीं करना चाहते, तो अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो हम इस केव में रुकना चाहेंगे। तो चेनपिंग ने भी इसके लिए इजाजत दे दी। और थोड़ी देर में बाइजे ने नोटिस किया कि चेनपिंग का इमॉर्टलिटी ब्रिज ब्रोकन है। वो चेनपिंग से कहने लगा कि तुम्हारी इमॉर्टलिटी ब्रिज को रिपेयर करना इम्पॉसिबल है, लेकिन ये हो सकता है अगर तुम किसी दूसरी पाथ पर चलना शुरू करो। और इतना कहते साथ ही बाइजे अपनी सर्वेंट को लेकर वहाँ से निकल पड़ा। रास्ते में उसने किंगयून के थॉट्स को पढ़ लिया था। दरअसल ये बंदी उस ग्रेट वॉल को ब्रेक करना चाहती है जो कि डीमंस को इस दुनिया से अलग रखती थी। इसलिए वो गुस्से में आकर किंगयून पर अपना हेवी प्रेशर रिलीज करते हुए उसे पनिश करने लगा, जिसमें किंगयून बुरी तरह से घायल हुई थी। बाइजे उससे कहता है कि मैं नहीं चाहता तुम डीमंस और ह्यूमंस के दरमियान इंटरफेयर करो। अगर हमारा पुराना बॉन्ड नहीं होता तो मैं कब का ही तुम्हें खत्म कर देता। वहीं दूसरी तरफ चेनपिंग को अपने बुक में एक पर्ची मिली। उस पर एक लेटर लिखा हुआ था और जैसे ही चेनपिंग ने वो लेटर जमीन पर दोहराया, वहाँ पर एक सील एक्टिवेट हो गया। बाइजे भी इस चीज को नोटिस करता है और उतने में सेंट जीशांग उसके सामने आ गए। बाइजे उनसे कहता है कि जब मुझे तुमसे मिलना था तब तो तुम मेरे सामने नहीं आए, तो आज यूँ अचानक से यहाँ पर आने का क्या मकसद। जिस पर सेंट जीशांग कहते हैं कि चेनपिंग एक ह्यूमन है और आप हो डीमन लॉर्ड। मैं नहीं चाहता कि आप फिलहाल चेनपिंग पर कोई अटैक करो। फ्यूचर में ह्यूमंस और डीमंस की बैटल होगी। उस वक्त अगर आप चाहो तो चेनपिंग का मुकाबला कर सकते हो। और इतना कहते साथ ही सेंट जीशांग वहाँ से गायब हो गए। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम चेनपिंग के दोस्त लिन शियांग को देख पाते हैं। गाइस इस बंदे को हमने सीजन 1 में देखा था। इसने बड़े ही कम वक्त में अपनी तलवारबाजी को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया था और उसकी इस तलवारबाजी से साइजुन नाम का बंदा काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। लेकिन ये बंदा लिन शियांग का दुश्मन था। उससे कहता है कि मैं भी तुम्हारी जैसी स्मॉल टाउन से बिलोंग करता हूँ, तो हो सकता है आगे चलकर हम दोनों के रास्ते एक दूसरे से क्रॉस हो जाए। और हमें एक लेडी दिखाई गई जो कि छोटे छोटे बच्चों को रिवॉर्ड्स दे रही थी, मगर नई साल का ये रिवॉर्ड उसे ही मिलेगा जो बच्चा पीच और प्लम इन दो कैरेक्टर्स पर कविता सुनाएगा। वेल ये बंदी कौन है इसके बारे में हमें फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी गई। कहानी में आगे चलकर इसके बारे में जरूर से हमें बताया जाएगा। और अब सीन शिफ्ट होकर हम चेनपिंग को देख पाते हैं जो कि स्मॉल टाउन के पास वाले जंगलों में पहुंच चुका था। वो तो यहाँ आते साथ ही काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद चेनपिंग अपने घर वापस आया है। वहीं पर शाओटोंग भी एक पत्थर पर चढ़कर चिल्लाते हुए चेनपिंग के आने की अनाउंसमेंट करने लगा। और अब शाओटोंग की आवाज सुनते साथ ही ब्लैक पाइथन वहाँ पर पहुंच जाता है। वेल गाइस ये वही पाइथन है जिसे चेनपिंग ने सबड्यू किया था। वेल इन दोनों के दरमियान एक डील हुई थी जिसके तहत चेनपिंग ने इस माउंट इन दोनों के दरमियान एक डील हुई थी जिसके तहत पाइथन चेनपिंग के माउंटेन को प्रोटेक्ट करेगा। खैर ये पाइथन चेनपिंग को वहाँ देखते साथ ही वापस लौट गया। हालांकि शाओटोंग को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं। वो तो तेवर दिखाते हुए बताने लगा कि देखो मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। इतना बड़ा पाइथन भी मुझे देखकर डर के मारे भाग निकला। और उतने में वहाँ पर माउंटेन डेटी वेइबो पहुँच जाता है। शाओटोंग कहने लगा कि शायद यही उस पाइथन का असली रूप है। देखो ये दोबारा से हमें तंग करने पहुँच गया। मगर चेनपिंग उसे एक फटका लगाते हुए कहता है कि ये मेरे दोस्त हैं, तुम तो जब देखो तब मुँह चलाते रहते। वहीं पर माउंटेन डेटी चेनपिंग को बताने लगा कि मैं पियून माउंटेन में शिफ्ट हो चुका हूँ, यानी कि टेक्निकली देखा जाए तो हम दोनों अब पड़ोसी हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आगे चलकर तुम मेरा ध्यान रखोगे। तभी चेनपिंग उनसे कहता है कि सीनियर आपने मुझसे वादा किया था कि आप एक बैम्बू हाउस बनाने में मेरी मदद करोगे। जिस पर वेइबो कहता है कि बैम्बू हाउस तो मैंने ऑलरेडी बना लिया है, तुम्हें तो उसे देखकर ही मजा आएगा। वहाँ की खूबसूरती देखकर तुम्हारे होश नहीं उड़े तो फिर
फिर मेरा नाम बदल देना। साथ ही साथ माउंटेन डेडी शाओटोंग के साथ भी मजे करने लगा। वो कह रहा था कि इस बच्चे के यहाँ आने की वजह से अब हमारे माउंटेन में काफी ज्यादा रौनक आएगी। अब तो हमारे फॉलन माउंटेन में चहल पहल होना बड़ी ही आम बात होगी। और तभी चेनपिंग वेइबो को याद दिलाता है कि फॉलन माउंटेन आपका नहीं बल्कि मेरा है। जिस पर वेइबो कहते हैं हाँ बिल्कुल, मैं तो बस यहाँ पर मेहमान हूँ। जिसके बाद वो चेनपिंग और दोनों पाइथन्स को लेकर सीधे उनके बाम्बू हाउस की तरफ रवाना हो गया। वो बताता है कि मैंने तो तुम्हारे घर के लिए एक बहुत ही अमेजिंग लोकेशन सिलेक्ट किया था, लेकिन वो ठहरा लूपियो पिक पर, जिस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। तो शाओटोंग बताने लगा कि मैं शर्त लगाता हूँ इस बंदे ने बिल्कुल भी अच्छा घर नहीं बनाया होगा और अब ये अपनी नाकामी छुपाने के लिए बहाने बना रहा। और अब फाइनली हमें चेनपिंग के बैम्बू हाउस का नजारा दिखाया गया जो काफी ज्यादा खूबसूरत था। चेनपिंग की तो मानो उसे देखते साथ ही होश उड़ गए। वो वेइबो का शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगा कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा आपने इतना खूबसूरत घर बनाया। अब मैं चाहता हूँ कि आप इसी फॉलन माउंटेन वाले घर में रुक जाएं, आपको वापस जाने की कोई जरूरत नहीं। ये घर जितना मेरा है उतना ही आपका है। जिस पर वेइबो कह रही थी अरे थोड़ी देर पहले ही तुमने मुझे बताया था कि फॉलन माउंटेन तो सिर्फ तुम्हारा है, मैं तो बस यहाँ पर मेहमान हूँ। तो चेनपिंग शर्माते हुए कहने लगा कि सीनियर आप तो मेरा मजाक उड़ा रहे, आप एक माउंटेन गॉड हो, भला मैं आपको ये कैसे बोल सकता हूँ कि ये माउंटेन मेरा है। अरे अब मुझे आपसे कोई बहाना नहीं। भी इस घर को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए। वो कह रहे थे कि इस घर को देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने जंगल में पैलेस बना दिया। अब ये बात तो कंफर्म हो गई कि हमारे मास्टर चेनपिंग काफी ज्यादा पैसे वाले हैं। और अब चेनपिंग अपने पेरेंट्स की ग्रेव पर चला जाता है। वो वहाँ पर नई मिट्टी डालते हुए कहने लगा कि आपको मुझ पर यकीन ही नहीं होगा, मेरा ये सफर काफी ज्यादा अमेजिंग था। सच बताओ तो मेरी मुलाकात हुई थी गुई-सान के फादर से, उनकी भी आपकी जैसी ही डेथ हुई थी, लेकिन वो अब एक स्पिरिट बनकर वापस आ गए। साथ ही फायर पाइथन चेनपिंग को बताने लगी कि मैंने एक बुक में पढ़ा था कि हर एक इंसान मरने के बाद दोबारा से अपने एंसेस्ट्रल टेंपल को जरूर से विजिट करता है। तो आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आपके पेरेंट्स भी यहाँ पर आते होंगे। और उतने में एक पत्ता चेनपिंग की बास्केट में आकर गिर जाता है। उसे देखते साथ ही चेनपिंग को ऐसा लगा कि शायद ये उसके पेरेंट्स का इशारा होगा। और अब चेनपिंग स्मॉल टाउन की तरफ रवाना हो गया। वो इन दोनों को बता रहा था कि सबसे पहला हम शुई के घर जाएंगे, वो मास्टर वान की बेटी है। वैसे तो शुई की किसी और के साथ बिल्कुल भी नहीं जमती, लेकिन वो मेरी काफी अच्छी दोस्त है। चेनपिंग की सारी बातें कोई रिवर के अंदर से सुन रहा था। चेनपिंग बता रहा था कि तुम दोनों को रुआन के फादर को मास्टर कह के ग्रीट करना है, वरना वो बेवजह तुम पर गुस्सा हो जाएंगे। जिस पर शाओटोंग कह रहा था कि मैं तो उस बंदे को मास्टर नहीं बोलने वाला, अगर उम्र की बात की जाए तो मैं उसका एंसेस्टर हूँगा। तो चेनपिंग उसे बताता है कि उनका पूरा नाम है रुआन कियांग और वो हमारे टाउन के सेंट है। अगर तुम्हें जल्दी मरना है तो तुम उन्हें जो चाहे वो बोल सकते हो, मैं बिल्कुल भी बीच में नहीं आऊंगा। रुआन कियांग नाम सुनते साथ ही पाइथन तो काफी ज्यादा शॉक हो गया। वो कहने लगा कि रुआन कियांग तो स्नोस्टॉर्म टेंपल के डेटी है, मैंने उस बंदे की काफी सारी तारीफें सुन रखी। अब तो आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं मास्टर रुआन के सामने काफी तमीज से पेश आऊंगा। इतना ही नहीं, उनकी बेटी को भी रिस्पेक्ट दूंगा। वैसे मैं लड़कियों की ज्यादा इज्जत नहीं करता, लेकिन इस बार चल जाएगा। और उतने में शाओटोंग को समझ आ गया कि कोई उन पर नजर रखे हुए है, इसलिए शाओटोंग ने गुस्से में आकर फटाफट से उस रिवर में छलांग लगा दी। और फिर थोड़ी देर में वो एक औरत को लेकर बाहर आ जाता है, जिसके बाद वो चेनपिंग से कहने लगा कि चेनपिंग शाओटोंग पर गुस्सा होते हुए कहने लगा कि जल्दी से इसे रिलीज करो। वहीं पर वो बंदी चेनपिंग को रिस्पेक्ट शो करते हुए कहने लगी कि मैं इस रिवर की गॉडेस हूँ, मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी और गलती से मैंने आपकी बातें सुन ली। इमॉर्टल प्लीज मुझ पर रहम दिखाए, मैं कभी दोबारा ऐसी हरकत नहीं करूँगी। तो चेनपिंग उससे कहता है कि प्लीज मुझे इमॉर्टल ना बोलिए, मैं तो बस यहाँ का लोकल हूँ, मैं आज ही एक लंबे सफर से वापस आया हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारे टाउन में भी वाटर टेम्पल बनाया गया है, वरना हम कभी आपको ऑफेंड नहीं करते। तो बंदी उससे कहने लगी कि अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप रिवर पर आकर मुझसे मिल सकते हो, मैं जरूर से आपकी हेल्प करूंगी। तो शाओटोंग उस पर गुस्सा दिखाते हुए कहने लगा कि अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में मेरे मास्टर को बहकाने की कोशिश मत कर। तो चेनपिंग फटाफट से शाओटोंग को वहाँ से उठाकर रवाना हो गया। उसे पता था कि शाओटोंग को अपनी जबान पर जरा भी लगाम नहीं। इधर वो रिवर गॉड दोबारा से पानी में वापस चली गई। गाइस ये बंदी कोई और नहीं बल्कि माओ कुजान, जो कि चेनपिंग का पुराना राइवल था, उसकी ग्रैंडमदर है। स्मॉल टाउन के एल्डर यांग ने ही इसे रिवर गॉड का दर्जा दिया था और ये चेनपिंग से काफी ज्यादा नफरत करती है। वो कहती है कि पता नहीं ये मनहूस चेनपिंग वापस क्यों आया, इसने तो रास्ते में ही मर जाना चाहिए था। और अब सीन शिफ्ट होकर हम शुई को देख पाते हैं, जिसका लुक इस बार पूरी तरह से बदल चुका है। वो तो चेनपिंग से मिलने के लिए काफी ज्यादा बेताब थी। वेले दोनों भी एक लंबे अरसे के बाद एक दूसरे से मिल पाए थे, जिसके चलते आते साथ ही इन्होंने गप्पे
रट्टे लगाना शुरू कर दिए। सुई चेनपिंग को बताती है कि मेरे फादर ने 3 बंदों को अपना नया डिसाइपल बनाया। ये बंदा शी फैमिली का डिसेंडेंट है और बाकी 2 बंदों से मैं तुम्हें मिलवा ही दूंगी। खैर रुआन तो चेनपिंग को लेकर हॉल में चली गई थी और ये दोनों पाइथन्स बाहर ही उनका इंतजार करने लगे और उतने में ही वहाँ पर शुई के फादर यानी कि मास्टर रुआन पहुँच जाते हैं। फायर पाइथन ने तो उन्हें आते साथ ही ग्रीट किया। उन्हें बताती है कि मैं मास्टर चेनपिंग की सर्वेंट हूँ। हालांकि शाओटोंग उन्हें कोई रिस्पेक्ट नहीं देता, उसे तो पता ही नहीं था कि मास्टर रुआन है। वेल मास्टर रुआन भी वहीं पर बैठकर शुई को घूर रहे थे तो शाओटोंग ने कुछ अलग ही मतलब निकाल लिया। वो मास्टर रुआन से कहता है कि तुम बॉडी बिल्डर हो तो क्या हुआ, मैं भी कुछ कम नहीं। वो जो शुई है ना उसकी तरफ आंख उठाकर भी मत देखना क्योंकि मेरे मास्टर चेनपिंग उसे पसंद करते हैं। इसलिए दोबारा से शुई की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो एक ही पंच में मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। वेल यहाँ पर मास्टर रुआन को तो शाओटोंग पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उन्होंने गुस्से को वाइन जैसे गटक लिया। तो फायर पाइथन भी शाओटोंग को संभालने लगी। वो नहीं चाहती थी कि शाओटोंग इनके हाथों मारा जाए। तब तक चेनपिंग भी फटाफट से बाहर आकर शाओटोंग का मुंह बंद कर देता है और फिर उसने मास्टर रुआन को ग्रीट किया। वेल अब ये देखते साथ ही शाओटोंग के दिमाग की बत्ती जल गई। वो समझ गया था कि मास्टर रुआन तो शुई के फादर हैं, ना कि कोई टपोरी बंदा जो उसे पटाने आया था। इसलिए वो फटाफट से मास्टर रुआन के पाँव में जाकर गिर जाता है, लेकिन मास्टर रुआन ने उसकी एपोलॉजी एक्सेप्ट नहीं की। हाँ ये बात और थी कि उन्होंने शाओटोंग को जिंदा छोड़ दिया। वेल यहाँ पर शुई अपने फादर से कहने लगी कि मैं चेनपिंग के साथ मार्केट में जाना चाहती हूँ। हालांकि मास्टर रुआन ने इसके लिए मना कर दिया। तो शुई कह रही थी फादर मैं आपके लिए आती हुई एक बढ़िया सी वाइन लाऊंगी और इतना कहते साथ ही वो चेनपिंग को लेकर वहाँ से भाग निकली। अब अगर बात वाइन की जाए तो मास्टर रुआन कभी भी शुई को रोक नहीं सकते। और अभी लोग एक ब्रिज पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर शाओटोंग चेनपिंग को धीरे से कहने लगा कि मास्टर आप एक नंबर के बेवकूफ हो, आपने तो शुई के लिए कोई तोहफा नहीं लाया। मगर कोई बात नहीं, मेरे पास ये मूनलाइट बॉटल है। मैंने तो ये बॉटल इसीलिए परचेज करके रखी थी ताकि किसी खूबसूरत लड़की को पटाया जाए। खैर ये मेरे काम तो नहीं आने वाली, तो क्यों ना आप ही इसे शुई को गिफ्ट करो। इसे देकर तो आपको डबल रिजल्ट मिलेगा। देख लेना शुई कितनी आसानी से पट जाएगी। फिर आप दोनों खुले आसमान के नीचे चांद की रोशनी में रोमांस करोगे। जो सुनते साथ ही चेनपिंग ने उसे जोरदार फटका लगा दिया। वहीं पर फायर पाइथन शाओटोंग को संभालने लगी कि तू उन दोनों के बीच में ना जा वरना बेवजह मार खाएगा। गाइस अगर सच बताओ तो शाओटोंग जैसा थरकी पाइथन मैंने आज तक नहीं देखा था। हमारा चेनपिंग जितना सिंपल है ये बंदा उतना ही ज्यादा टेढ़ा। ये जरूर से चेनपिंग को बिगाड़ के रखेगा। वहीं पर चेनपिंग ने शुई को एक वुडन प्लेट गिफ्ट की जो देखते साथ ही शाओटोंग का दिल टूट जाता है। वो कह रहा था कि मास्टर अगर ऐसी बेवकूफी करते रहे तो फिर इनकी कभी कोई सेटिंग नहीं बनने वाली। इधर शुई को तो ये तोहफा काफी ज्यादा पसंद आया था जो देखकर ही शाओटोंग कह रहा था अरे यार ये लड़की भी बेवकूफ निकली। वेल गाइस अगर बताया जाए तो शुई चेनपिंग को काफी ज्यादा पसंद करती है, मगर चेनपिंग को तो इस बात की कोई खबर नहीं। वो तो ऑलरेडी अपना दिल निंग्याओ को दे चुका है। अब इसी नहीं पर कट होकर हम एक बंदे को देख पाते जो कि स्केच करने में बिजी था और उतने में वो अपनी पावर्स को स्केच में ऐड कर देता है जिसके चलते उसे चेनपिंग नजर आ गया। अब चेनपिंग को देखते साथ ही वो बंदा फटाफट से उससे बात करने निकल पड़ता है। वेल उसने तो अपनी सर्वेंट की ग्रीटिंग्स पर भी ध्यान नहीं दिया था। तो बंदी कहने लगी कि अगर आपकी जगह आपके छोटे भाई होते तो जरूर से मेरी तारीफें करते। इधर शाओटोंग शुई के जाने के बाद चेनपिंग को बता रहा था कि आपने वो बैम्बू स्लिप उसे देकर काफी अच्छा काम किया, लेकिन अगर आप मेरी वाली मूनलाइट बॉटल गिफ्ट करते तो और भी ज्यादा मजा आ जाता। खूबसूरत लड़कियों को तो ऐसे ही तोहफे काफी ज्यादा पसंद आते। जिस पर चेनपिंग कहने लगा कि मैंने जानबूझकर वो बॉटल शुई को गिफ्ट नहीं की क्योंकि वो तोहफा लेकर शुई घर जाती और फिर मास्टर रुआन जब उस गिफ्ट को देखते तब उन्हें लगता कि मेरी शुई पर बुरी नजर है। मैं तो उनके दिल में गलतफहमी पैदा नहीं करना चाहता। जिस पर शाओटोंग कहता है मास्टर अभी गलतफहमी वाली बात कहाँ से आ गई? आपकी शक्ल से ही साफ साफ पता चल रहा था कि आपकी शुई पर बुरी नजर है। जो सुनते साथ ही चेनपिंग ने उसे एक और फटका लगा दिया। तो शाओटोंग कहता है मास्टर आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आपकी सारी सीक्रेट मेरे पास महफूज है। मैं तो ये भी जानता हूँ कि बाओपिंग भी आपको काफी ज्यादा पसंद करती। और उतने में वो यंग मास्टर वहाँ पर पहुँच गया। वो शाओटोंग से पूछ रहा था कि बताओ तुम मेरी बाओपिंग के बारे में क्या बात कर रहे थे। तो शाओटोंग उससे कहता है कि ये है मेरे मास्टर चेनपिंग और ये बाओपिंग के लिटिल अंकल हैं। मगर तुमने तो अपने बारे में कुछ नहीं बताया, चलो बताओ तुम्हारा क्या नाम है। तो बंदा चेनपिंग से कहने लगा कि मैं बाओपिंग का बड़ा भाई शीशांग हूँ। जब भी बाओपिंग लेटर्स लिखती तब आधे से ज्यादा उन लेटर्स में तुम्हारा ही जिक्र होता। उसने तुम्हारी काफी सारी तारीफें की हैं। तुमने उसे सेफली सुई डायनेस्टी पहुँचा दिया, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। तो चेनपिंग भी उसे रिस्पेक्ट देकर एक फिश उसके करना
होगा। साथ ही सेंट बनना कोई आसान काम नहीं, मैं तो एक सेंट बनने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। उतने में रेड पाइथन शीशांग से पूछने लगी कि अगर किसी बंदे ने काफी अच्छी पढ़ाई की हो मगर फिर भी वो कुछ कैरेक्टर्स को समझ नहीं पाया तो इसका मतलब क्या होगा। जिस पर शीशांग जवाब देते हुए कहने लगा कि इस दुनिया में कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स है जिन्हें सेंट ने खुद हेवन से बोरो किया था। हालांकि रेड पाइथन उसके जवाब से सेटिस्फाइड नहीं होती। वो कहने लगी कि शायद आपके पास भी इसका कोई जवाब नहीं। जब किसी जेंटलमैन के पास जवाब नहीं होता तब वो रैंडम एक्सप्लेनेशन नहीं देता। तो चेनपिंग फटाफट से रेड पाइथन के बिहाफ में शीशांग से माफी मांगने लगा। वो कह रहा था कि बच्ची कभी उल्टी बात नहीं करती, पता नहीं आज इसे क्या हो गया। मगर शीशांग को तो रेड पाइथन की बातों का जरा भी बुरा नहीं लगा। वो कहता है कि अगली बार जब तुम मुझसे कोई सवाल पूछोगी तो मैं उसका सोच समझकर जवाब दूंगा। जिसके बाद चेनपिंग उसे अलविदा कहते हुए सीधे अपने घर की तरफ रवाना हो गया। यहाँ पर शीशांग को चेनपिंग का नेचर काफी ज्यादा पसंद आया था। वो कहता है कि इस बात में अब कोई शक नहीं रहा कि सेंट जीशांग को ये बंदा पसंद आया था। ये वाकई काफी ज्यादा नेक दिल है। और अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि चेनपिंग स्मॉल टाउन के एल्डर यांग से मिलने पहुंच चुका है। उसने एल्डर यांग को बताया कि उसकी गुइसान के फादर के साथ मुलाकात हुई जो कि फिलहाल इन स्पिरिट है। तो चेनपिंग अपने पेरेंट्स के बारे में जानना चाहता था। उसे जानना है कि उनकी सोल के साथ क्या हुआ। तो एल्डर यांग ने उसे जवाब दिया कि नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स की सोल यहाँ पर मौजूद नहीं। अब ये सुनकर चेनपिंग को बुरा लगा। मास्टर यांग उसे बताते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स की सोल में वो बात नहीं थी कि उन्हें एक इन स्पिरिट बनाया जाए। वेल ये सारी बातें सुनकर चेनपिंग को गुस्सा भी आ रहा था और साथ ही साथ वो काफी ज्यादा मायूस हो गया। इसलिए वो बिना मास्टर को ग्रीट करे वहाँ से निकल जाता है। लेकिन मास्टर यांग ने उसकी बास्केट में एक चीज को ट्रेस कर लिया था। तो मास्टर यांग ने फटाफट से उस चीज को उठा लिया जिसकी चेनपिंग को कोई खबर नहीं थी। दरअसल ये वही छोटी सी स्पिरिट है जो कि मास्टर जीशांग ने चेनपिंग के लिए बनाई थी। वेल मास्टर यांग उस स्पिरिट से कहते हैं कि सेंट जीशांग ने तुम्हें काफी अच्छे से छुपा के रखा था, बताओ तुम एग्जैक्टली क्या चाहती हो। तो छोटी सी स्पिरिट चेनपिंग को देखकर इशारा करने लगी। उसे चेनपिंग के पास वापिस जाना था। हालांकि मास्टर यांग ऐसा नहीं होने देता। इधर चेनपिंग अपने घर के एकदम करीब पहुंच चुका था। तो शाओटोंग रेड पाइथन से कहने लगा कि मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि हमारे मास्टर का घर काफी ज्यादा शानदार होगा। वैसे तो चेनपिंग मास्टर यांग ने कही हुई बातों की वजह से काफी ज्यादा मायूस था, लेकिन अपने घर को देखते साथ ही उसकी मायूसी दूर हो गई। इधर शाओटोंग ने तो अपनी आंखें कस के बंद कर ली थी ताकि जब वो अपनी आंखें खोले तब उसके सामने एक शानदार घर नजर आए। और फिर उसने काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर अपनी आंखें खोली, लेकिन उसकी एक्साइटमेंट एक ही सेकंड में गायब हो जाती है क्योंकि उसके सामने चेनपिंग का टूटा फूटा घर था। और रेड पाइथन से कहने लगा कि हम दोनों तो बर्बाद हो गए, हमारे साथ बहुत बड़ा स्कैम हो गया। मुझे तो लगा था कि हमारा मास्टर काफी ज्यादा पैसे वाला है, लेकिन हमारे मास्टर ने तो हमें चूना लगा दिया। और उतने में चेनपिंग ने उनके सामने ड्रैगन गॉलस्टोन को उधेड़ना शुरू कर दिया। वेल इस नजारे को देखते साथ ही शाओटोंग तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो कह रहा था कि अगर ये गॉलस्टोन हमें मिल जाए तो हम बड़ी आसानी से 8वीं 9वीं या फिर 10वीं realm तक भी पहुँच सकते हैं। वो तो अब सीधे जाकर चेनपिंग के पाँव में गिर गया। वो कह रहा था महाराज आप तो महान हो, आपका ये टूटा फूटा घर देखकर मुझे तो लगा था कि आप काफी ज्यादा गरीब होंगे, लेकिन आप तो बड़े ही खतरनाक हो। और फिर चेनपिंग ने उन दोनों को गोल्ड स्टोन्स गिफ्ट किए जिसके अंदर ट्रू ड्रैगन का एसेंस था। चेनपिंग ने इन्हें 2-2 गोल्ड स्टोन गिफ्ट देने का वादा किया था, लेकिन उसने तो 3-3 स्टोन इनके हवाले किए थे। तो रेड पाइथन उससे कहती कि मास्टर मुझे तो बस एक ही हाई क्वालिटी वाला गोल्ड स्टोन चाहिए था, प्लीज मुझे इतने सारे गोल्ड स्टोन ना दीजिए। जिस पर चेनपिंग कहता है कि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, इसलिए मैं तुम्हें जितने चाहे उतने गिफ्ट दे सकता हूँ। जो सुनते साथ ही रेड पाइथन की तो आंखों में आंसू आ गए। और अब जैसे ही चेनपिंग ने झाड़ू उठाया शाओटोंग फटाफट से उस झाड़ू को उसके हाथ से छीन लेता है। वेल शाओटोंग अब काफी ज्यादा खुश था, उसे पता है कि आगे चलकर वो पावरफुल बनेगा, इसलिए वो जोर जोर से चिल्लाते हुए बताने लगा कि मैं शाओटोंग किसी के बाप से नहीं डरता, अगर किसी में हिम्मत है तो उसने मेरे सामने आकर मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए। और उतने में एक बंदा वहाँ पर पहुँच जाता है। वेल इसका नाम है साइजुन। वो शाओटोंग से कहने लगा कि मैं यहाँ पर एक घर को रिपेयर करने आया था, लेकिन उसी वक्त मुझे तुम्हारा चैलेंज सुनाई दिया, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा मुकाबला कर सकता हूँ। मगर शाओटोंग ने तो फटाफट से अपने मास्टर को ही उसके सामने पेश किया। चेनपिंग उससे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर किसी का घर रिपेयर करने आए थे तो अपने काम से काम रखो। शाओटोंग की बातों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं, वो तो बस ऐसे ही बकवास करता। जिस पर साइजुन कहता है कि मेरे पास एक स्पेशल टैलेंट है, मैं किसी भी खास ट्रेजर को आसानी से भाप सकता हूँ। और अगर बात तुम्हारी की जाए तो तुम्हारे पास से मुझे सोड एम्ब्रियो की ऑरा महसूस हो रही। अब तो तुम बस अपनी कीमत बताओ और मैं इसे खरीदने के लिए तैयार
तैयार हूँ। और इतना कहते साथ ही साइजुन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए चेनपिंग का सोड एम्ब्रियो उससे छीनने लगा। गाइस ये वही सोड एम्ब्रियो है जो कि सेंट वेईशांग ने चेनपिंग को गिफ्ट किया था, इसलिए चेनपिंग अपने सोड एम्ब्रियो को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। वहीं पर साजुन के कंधे पर बैठी हुई छोटी सी फॉक्स उसे बताने लगी कि ये सोड एम्ब्रियो काफी ज्यादा स्पेशल है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये सोड एम्ब्रियो माउंटेन गॉड सुईशान के हाथ में था। तो साइजुन कहता है अच्छा तो ये एम्ब्रियो इतना ज्यादा स्पेशल है, शायद इसी वजह से बंदा उसे सेल करना नहीं चाहता, मगर जो चीज मुझे पसंद आई मैं उस पर जरूर से कब्जा करता हूँ। और इतना कहते साथ ही साइजुन ने सीधे चेनपिंग पर हमला कर दिया, मगर उसी वक्त बाओपिंग के बड़े भाई शीशांग ने वहाँ आकर साइजुन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। चेनपिंग तो उसे वहाँ देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। शीशांग उससे कह रहा था कि जो बुक्स मैंने तुम्हें गिफ्ट की थी उस पर मैंने काफी सारी नोट्स लिखी हैं, मगर तुम उन नोट्स को नजरअंदाज करो वरना तुम और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। मैं तो बस यही बात बताने के लिए यहाँ आया था, अब तुम पीछे हट जाओ, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। जिसके बाद वो गुस्से में साइजुन से कहता है कि कोई भी बात डिस्कस करके सुलझानी चाहिए, हर एक कल्टीवेटर ने रीजनिंग पर फोकस करना चाहिए, बात बात पर तलवार निकालना अच्छा नहीं होता। तो साइजुन कहता है कि मेरी सारी रीजनिंग तो मेरे सोड के अंदर है और तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं आमतौर पर लोगों को नहीं मारता। जिस पर शीशांग कह रहा था कि शायद तुम्हें ये घमंड अपनी साओ फैमिली से इनहेरिटेंस में मिला, तुम्हारे एंसेस्टर साओशी एक जाने माने सोड इमॉर्टल है। सो मैं भी देखना चाहूंगा कि तुमने तलवारबाजी में किस लेवल तक महारत हासिल की। वैसे तो मैं बात करके ही मसलों को हल करना पसंद करता हूँ, लेकिन तुम्हारा रीजनिंग का तरीका ही तलवार है, तो इस बार हम तुम्हारे तरीके से काम लेंगे। मगर पहला मैं जानना चाहूंगा कि तुम कौन सी रॉल्म के कल्टीवेटर हो। जिस पर वो बंदा बताने लगा कि मैं 8वीं या 9वीं रॉल्म का सोड कल्टीवेटर हूँ। वेल उसकी इतनी हायर लेवल सुनने के बाद तो शाओटोंग के होश उड़ गए। वो कह रहा था कि इस बार तो मैंने गलत बंदे से पंगा ले लिया, अब तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि उस गॉलस्टोन को खाने के लिए हम लोग जिंदा बचेंगे। वहीं दूसरी तरफ मास्टर चेनपिंग के साथ फाइट कर रहा। वो गुस्से में कहने लगे कि साओजुन का एंसेस्टर पावरफुल है तो क्या हुआ, वो मेरे बनाए हुए रूल्स को ब्रेक नहीं कर सकता। तो उनका सेकंड डिसाइपल उनसे कहने लगा कि क्यों ना हम उसकी साओ फैमिली को इन्फॉर्म करें। जिस पर मास्टर वान कह रहे थे कि ना इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि साओजुन किसी को घायल करे और फिर मैं खुद जाकर साओजुन का खात्मा कर दूंगा, ये तो मेरे ही रूल्स के अंडर आता है और इस तरह से साओ फैमिली भी ऑफेंड नहीं होगी। वेल मास्टर रुआन की बातें सुनकर उनका डिसाइपल काफी ज्यादा हैरान था। मास्टर रुआन ने तो सीधे साओजुन को खत्म करने की प्लानिंग बनाई थी। वहीं दूसरी तरफ साओजुन ने शीशांग का मुकाबला करने के लिए तुरंत ही एक रल्म ओपन कर ली। वेल इसी रल्म के अंदर इन दोनों का मुकाबला होगा। साओजुन शीशांग पर अटैक करते हुए कहने लगा कि तू एक नंबर का बेवकूफ है, 5वीं रल्म पर होकर भी तू मेरा मुकाबला करने चला आया, अब तो मुझे जबरदस्ती ही अपने रल्म को सप्रेस करना होगा ताकि ये मुकाबला फेयर हो जाए। वहीं दूसरी तरफ चेनपिंग अभी भी अपने सोड एम्ब्रियो को संभाल रहा था। शीशांग उससे कहता है कि तुम थोड़ा सा और पीछे खिसक जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम हम दोनों की पावरफुल ऑरा से घायल हो जाओ। जो सुनकर साओजुन शीशांग से कहने लगा कि तुम्हारे सामने इतना खतरनाक बंदा खड़ा है और तुम हो कि बेकार की बकवास कर रहे हैं। और अब उसने शीशांग पर हमले करना शुरू कर दिए, जिसे शीशांग अपनी डिफेंसिव एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए डिस्ट्रॉय कर रहा था। साओजुन उससे कहने लगा कि मैं एक पावरफुल सोड कल्टीवेटर हूँ और तू ठहरा एक मामूली सा डाविस, तू तो बस स्पेल का इस्तेमाल करके ही मेरा मुकाबला कर सकता। अगर मैं तेरे आगे हार गया तो फिर इस दुनिया के किसी भी सोड कल्टीवेटर को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचूंगा। तो शीशांग उससे कहता है कि तूने मुझ पर इतने सारे हमले किए, लेकिन तेरी तो रीजनिंग में जरा भी दम नहीं था। तो उस बंदे ने अपनी 8वीं रल्म की पावर को एक्टिवेट करते हुए सीधे शीशांग पर अटैक करना शुरू कर दिए, जिसे शीशांग उतनी ही तेजी के साथ डॉज कर रहा था। वहीं पर साओजुन की फॉक्स चेनपिंग के पास पहुंच जाती है। वो उसे कह रही थी कि ये ट्रेजर काफी ज्यादा स्पेशल है, तुम्हारे जैसा 2 कौड़ी का बंदा इसे डिजर्व नहीं करता। लेकिन उतने में शाओटोंग अपने मास्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए बीच में आ गया। उस फॉक्स से कह रहा था कि जल्दी से पीछे हट जा वरना तू बेवजह मारी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ साओजुन शीशांग से कहने लगा कि तुम ली फैमिली के यंग मास्टर हो, तुम्हारे पास भी काफी पावरफुल डिफेंसिव ट्रेजर होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने सारे ट्रेजर्स का इस्तेमाल करो, वरना तो मौत के बाद तुम्हें रिग्रेट होगी कि तुमने अपने ट्रेजर्स का इस्तेमाल नहीं किया। और उतने में
ही शीशांग ने अपनी असली पावर्स को रिलीज करना शुरू कर दिया। वहाँ पर गोल्डन और ब्लैक एनर्जी के कई सारे फ्लोज क्रिएट हो गए थे, जो कि साओजुन के हमलों को काउंटर करते हुए शीशांग को प्रोटेक्ट करने लगे। साथ ही साथ वहाँ पर कई सारे पौधों के पत्ते भी बिखर रहे थे, जो देख साओजुन उससे पूछता है कि आखिर तूने अपनी इस टेक्निक में पत्तों को शामिल कैसे किया। जिस पर शीशांग कह रहा था कि मेरी छोटी सिस्टर बाओपिंग को ऐसे पत्ते काफी ज्यादा पसंद आते और इसी वजह से मैंने उन्हें अपनी टेक्निक में शामिल किया है। मेरे ख्याल से मेरी इस मूव को देखते साथ ही तेरी वाट लग गई, तो क्यों ना फटाफट से इस मुकाबले को खत्म किया जाए। मैं तुम पर बिल्कुल भी वक्त जाया नहीं करना चाहता। और उतने में साओजुन ने सीधे जाकर शीशांग पर बहुत ही जबरदस्त स्लैश अटैक रिलीज किया, जिसे शीशांग ने बड़ी ही आसानी से बेंड होते हुए डॉज कर लिया था। और अब वो भी अपनी स्पिरिचुअल ब्रश का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर वाटर फ्लो क्रिएट करके साओजुन पर हमले करने लगा, जिन्हें देखकर साओजुन यहाँ से वहाँ भागते हुए खुद को बचा रहा था। वो कहता है कि तू बस एक मामूली सा कल्टीवेटर है जो अपने ट्रेजर के दम पर मेरा मुकाबला कर रहा। हालांकि मेरे सामने तेरे ये पैंतरे काम नहीं आने वाले। मेरी सोड का एक स्लैश ही तेरे हजारों ट्रेजर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता। और इतना कहते साथ ही साओजुन ने अपनी सोड स्लैश को रिलीज करते हुए शीशांग के वाटर फ्लोज को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके बाद ही दोनों एक दूसरे पर मुसलसल हमले करने लगे। वेल यहाँ पर साओजुन तो बस अपनी तलवार के भरोसे था, लेकिन शीशांग ने अलग अलग एलिमेंट्स का यूज करना शुरू कर दिया। वेल शीशांग की इस एबिलिटी को देखकर तो फॉक्स भी थोड़ी बहुत हैरान थी। वो कहती है कि बंदा बड़ी आसानी से ट्रेजर्स और एलिमेंट्स का इस्तेमाल कर पा रहा। आखिर ये बच्चा है कौन? इधर शीशांग कुछ कैरेक्टर्स को ड्रॉ करते हुए कहने लगा कि तुम्हारी एक ही सोड कई सारी टेक्निक को डिस्ट्रॉय कर सकती, इसलिए मैं किसी भी टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करूंगा, बल्कि मैं तो थंडर, ऑटम और विंड को समन करूंगा। वहीं पर साओजुन समझ गया था कि शीशांग काफी ज्यादा स्मार्ट है। इसने अपनी हर एक मूव कैलकुलेशन के साथ इस्तेमाल की थी, जिसे यिन यांग डिविनेशन कहा जाता है। यही वजह है कि छठी लेवल वाला बंदा इतनी देर तक मेरे सामने टिक पाया। अब साओजुन अपनी एक स्पेशल सोड टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए उस आइस एरी को ब्रेक कर देता है, जो कि शीशांग ने फॉर्म की थी। और अब इन दोनों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। यहाँ पर शीशांग ने वुड एलिमेंट का यूज किया था, जिसे साओजुन ब्रेक करते हुए सीधे शीशांग के पास पहुँच जाता है। इन दोनों में काफी जबरदस्त क्लैश हुआ था, जिसके चलते चेनपिंग और एम्ब्रियो मुझे सेंट वेईशांग ने गिफ्ट किया था, इसलिए मैं ये ट्रेजर किसी और को दे नहीं सकता और ना ही कोई और इस ट्रेजर को मुझसे छीन सकता। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम युनशिया माउंटेन के साओजियान को देख पाते हैं, जो कि निंग्याओ से मिलने पहुंच चुकी थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।